नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष हम फिर से हाजिर हैं और टॉपिक का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों, मोस्टली हर कोई जब भी आर्थराइटिस अगर जुड़ जाता है तो सभी के दिमाग में आता है। इसमें तीन टाइप की लोगों की बीमारी हमेशा दिमाग में घूमती रहती हैं। एक होता है, बोलते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस उसको हो गया है। दूसरा एक बोलते हैं गाउट का प्रॉब्लम हो गया है। तीसरा जो ये हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो दोस्तों, तीनों हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हमने लिया है ऑस्टियोआर्थराइटिस को। बट थोड़ा सा हम आपको बाइफरकेट करेंगे कि जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें आरए फैक्टर जब भी हम जांच कराते हैं तो अगर आरए फैक्टर अगर बढ़ा रहता है दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन इसका कारण क्या होता है, कारण अभी तक सही से पता नहीं है, बट लोग इसको बोलते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज में आता है। नेक्स्ट है गाउट। गाउट किसको बोलते हैं, जिसमें इन्फ्लामेशन आता है, वहां स्वेलिंग आती है और वहां पर यूरिक एसिड, जब भी आप यूरिक एसिड की अगर जांच कराएंगे तो वहां पर यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ आएगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे दोस्तों। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन डिजीज। इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक समय के बाद में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यहां पर क्रोनिक वर्ड जो लगा हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्रोनिक और प्रोग्रेसिव, क्रोनिक का मतलब पुराना, प्रोग्रेसिव का मतलब ये बढ़ता जा रहा है, बट ये दोबारा रिकवरी होना मुश्किल होता है। ठीक है। तो और जो डीजेनरेशन का है, तो जब दो बोन्स होती हैं उसमें जब वियर एंड टीयर होता है तो जिसकी वजह से उसमें बोन्स डैमेज हो सकती हैं, उसका कार्टिलेज उसका डैमेज हो सकता है, साइनोवियल फ्लूइड का डिस्टरबेंस हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें एक साउंड भी आने लगती है दो बोन्स की लड़ने की। ठीक है। तो इसको हम यहीं पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या होता है। तो एक्यूट केस मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्यूट केस में कोई फीवर अगर आता है तो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये अगर डीजेनरेशन डिजीज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रोनिक प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन डिजीज, इसको हम बोल रहे हैं, ये अगर एक बार अगर प्रॉब्लम आती है तो जल्दी ये ठीक नहीं होता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके कारण तो बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूं फिगर के माध्यम से। देखिए, जब कोई दो बोन होती हैं, उस दो बोन के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये देख रहे हैं, जो ये पिंक कलर का है दैट इज अ साइनोवियल फ्लूइड, और जो ये स्काई ब्लू है दैट इज अ कार्टिलेज। तो ये जब कार्टिलेज क्या होता है, ये जब डैमेज हो जाता है, घिस जाता है, ठीक है, और साइनोवियल फ्लूइड जब कम हो जाता है तो ये दो बोन्स हमारी इसमें नजदीक आ जाती हैं। साइनोवियल फ्लूइड हमारा ड्राई हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये दैट इज अ नॉर्मल ज्वाइंट, और ये दिस इज अ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम ये बोल सकते हैं। तो दो बोन्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो भगवान सिर्फ एक ही बार देता है, ये दोबारा किसी भी मेडिसिन से बनाया नहीं जाता है। और कार्टिलेज डैमेज होते हैं और वियर एंड टीयर की वजह से दो बोन में इसमें साउंड भी आने लगती है। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये हमारा क्या है और ये कैसे ये जनरेट होता है। अब हम अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। सिम्टम्स के मैटर में अगर हम ये देखेंगे, बॉडी के अंदर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट में आप देखेंगे कि कहीं पर स्टिफनेस आ जाएगी, कहीं पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, मैंने ये दिखाया हुआ है कि अफेक्ट जॉइंट ऑफ द वन साइड, ये किसी वन साइड में भी ये प्रॉब्लम आपकी आ सकती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। स्टिफनेस में ऐसा लगेगा कि वो बोन वहां पर जाम हो गया है, उसका कोई मूवमेंट अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर पेन इन ज्वाइंट्स। अब ये जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स हमारे कहाँ होंगे, हिप पर हो सकते हैं, नीज में हो सकते हैं, हाथ के हो सकते हैं, एल्बो के हो सकते हैं, ये हमारे मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट है बोन स्पर्स। ये जहां पर भी ये ज्वाइंट होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो नी होता है, ये दैट इज अ घुटना जिसको बोलते हैं, वहां पर भी हो सकता है। रेड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी,
आपको ऐसा लगेगा कि जो दो बोन्स के साथ में हमारी जब ये अटैचमेंट होता है तो उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। मूवमेंट का मतलब है जैसे हमें अगर डाउनवर्ड अगर झुकना है तो ठीक से झुक नहीं पाते हैं, चलना है तो हम ठीक से चल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है क्रैकिंग साउंड। कभी कभी देखा होगा कि खट खट की इसमें एक साउंड आने लगती है, दैट इज जिसको हम लोग क्रैकिंग साउंड बोलते हैं। तो वो क्रैकिंग साउंड भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये हमारी पहचान है। स्लो ऑनसेट सिम्टम्स, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे फिर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है माइल्ड स्वेलिंग, इसमें सूजन भी आती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो जितने हमारे जॉइंट्स हैं, वो चाहे हमारे लार्ज जॉइंट्स हों, जैसे नी का ले लिया, एल्बो के ले लिया, रिस्ट का ले लिया, तो यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी स्मॉल फिंगर्स में भी ये होने लगते हैं। जो स्मॉल जॉइंट्स ये जो हमारे होते हैं उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांस रहते हैं। इसमें मोस्टली क्या क्या हो सकता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन में हमारा क्या क्या होता है, इन्फ्लामेशन में पेन हो सकता है, उसका टेम्परेचर हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, दैट इज इन्फ्लामेशन। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम एक चीज और बताना चाहेंगे, जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर में ज्यादा प्रेशर देते हैं, उनको भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। या जिनका ओवरवेट होता है उनका भी होने का चांसेस रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर उनको पता है कि हमारे टोटल वेट का हम 60% हम हमारे ये जो जॉइंट्स हैं, चाहे ये हिप जॉइंट ले लें या नी जॉइंट ले लें, उतना ही वो लोड ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लोड नहीं ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में वियर एंड टियर, दो बोन्स उसमें मोमेंट होने की वजह से जब एक दूसरे से वियर एंड टियर करेंगे तो उसमें कार्टिलेज भी डैमेज हो सकता है, साइनोवियल फ्लूइड भी हमारा डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं कि ये कहां कहां पर हो सकता है। पहला देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस कहां, ये नेक के ऊपर में हो सकता है, लोअर बैक में हो सकता है, बेस ऑफ द थंब में जो अंगूठा होता है वहां भी हो सकता है, बेस ऑफ टो पैर के अंगूठे में हो सकता है, हिप में हो सकता है, फिंगर जॉइंट्स में भी हो सकता है, एंड नी में भी हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी में, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांस रहते हैं। ठीक है। तो आई थिंक यहां तक काफी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज और भी बताना चाहेंगे, इसका एक सबसे बड़ा कारण आज के समय में आ गया है कि जैसे ईएसआर हमारा रहता है, तो ईएसआर भी अगर हमारा डिस्टरबेंस होता है, इसका मतलब है कि ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के इंडिकेशंस आ जाते हैं। और आज के समय में कॉमन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिला है विटामिन D3 एंड कैल्शियम। तो विटामिन D3 एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी जब बॉडी में हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो विटामिन D3 एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी का सबसे बड़ा कारण है कि आज हम कोई भी सनलाइट में रहना नहीं चाहता है, एसी में रहना चाहता है या छाया में रहना चाहता है। तो कोशिश करें कि बॉडी को थोड़ी बहुत उसको सनलाइट देने की जरूरत है। लोग मानते हैं कि नहीं मॉर्निंग की ही सनलाइट लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप मॉर्निंग की सनलाइट के अलावा भी दिन में भी आप ले सकते हैं। किसी भी तरीके से सन के एक्सपोजर में आपको आना चाहिए, जिसकी वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी एंड D3 की डिफिशियंसी एंड कैल्शियम की वहां से कमी पूरी की जा सके। ओके। अब हम आते हैं मेडिसिन का पार्ट आते हैं। मेडिसिन का पार्ट, हाँ दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है आज के समय में जैसे रिमेटाइड आर्थराइटिस है, आजकल कम एज लोगों में भी आने लग गया है। पहले ये मानते थे कि जब 60 ईयर की एज होगी इसके बाद में होगा। तो कुछ चीजें रहती हैं अकॉर्डिंग टू एज भी आती हैं, तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। हाँ, उसमें हम एक पैलिएशन देते हैं कि उसका थोड़ा दर्द पेन कम अगर हो जाता है तो ठीक है, उसकी स्मूथली और नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। तो अब हम मेडिसिन की बात करते हैं। पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स 30 एंड 200। इसमें दोस्तों हमेशा इसका इंडिकेशन एक मिलता है कि फर्स्ट स्टेप एग्रावेशन, पहला स्टेप जैसा ही उठ के रखेगा या अगर बैठा है उठेगा, तो उस कंडीशन में उसके पेन बहुत जबरदस्त होता है।
जो अनबेरेबल होता है। तो अगर ऐसा सिम्टम्स मिले, पहला मूवमेंट, पहला पैर रखने से उसको एग्रावेशन हुआ यानी कि पेन हुआ, जैसे ही सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, अगर फिफ्थ स्टेप अगर रखता है तो पेन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऐसा अगर सिम्टम्स मिलता है तो रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो रस्टॉक्स अगर 30 हम अगर लेते हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे, आप 5 डेज 10 डेज तक लेंगे, देखेंगे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अगर यही 70-80% अगर ये मेकअप हो जाता है, देन आफ्टर रस्टॉक्स 200 के कुछ डोजेस हम लेंगे 3 से 4 दिन, देखेंगे आपकी प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। तो रस्टॉक्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के मैटर में सबसे इफेक्टिव और वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट है ब्राइनिया। ब्राइनिया, इसमें क्या होगा कि जब भी मोमेंट होगा, उस मोमेंट में मान लेते हैं आपने चलना स्टार्ट किया, जैसे ही आपने चलना स्टार्ट किया तो आप देख रहे हैं कि आपके जॉइंट्स में पेन होने लग गया। तो जब वो पेन होने लग गया तो आपको वहां से एक सिम्टम्स मिल जाता है कि ड्यूरिंग एग्रावेशन, मतलब जब भी आप मूवमेंट करेंगे तब वहां पर एग्रावेशन होने लगता है, यानी कि ड्यूरिंग मूवमेंट एग्रावेशन, चलने से दर्द का बढ़ना। ठीक है। ब्राइनिया का एक और भी सिम्टम्स है, इसमें प्यास, अनक्वेंचेबल, उसको प्यास पेशेंट को बहुत ज्यादा लगती है। ये एक बिजनेसमैन एक पेशेंट होता है, तो ये बिजनेस की हमेशा बात करते हैं। तो कुछ सिम्टम्स अदर भी हैं, अगर वो टैली कर जाते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी अगर सिम्टम्स ऐसे मिल जाते हैं तो उसमें बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। तो ब्राइनिया 30 से स्टार्ट करेंगे, 4 बूंद 1/4 कप पानी में लेंगे, देखेंगे कुछ दिनों तक बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगर 70-80% ठीक हो जाता है तो देन आफ्टर हम ब्राइनिया 200 में जाएंगे। ब्राइनिया 200 हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, 30 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हम ब्राइनिया 200 भी लेते हैं, लेकिन 30 को दिन में 3 बार, 200 को दिन में 2 बार मैक्सिमम ले सकते हैं, नहीं तो 1 बार, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट है दोस्तों कलकरिया कार्ब। कलकरिया कार्ब दोस्तों बहुत फेमस मेडिसिन है। कलकरिया कार्ब के पेशेंट को चाक खाना अच्छा लगता है, यानी कैल्शियम का डिजायर रहता है। तो अगर ऐसा कोई डिजायर अगर मिल जाता है तो दोस्तों 100% कलकरिया कार्ब मेडिसिन काम करेगी। अगर ऐसा कोई डिजायर आता है, उसको चाक खाने का मन करता है। और कलकरिया कार्ब का पेशेंट कैसा दिखेगा? फेयर होगा, फैटी होगा, फ्लैबी होगा, चिली होगा, डिजायर फॉर साल्ट, मतलब उसको नमक खाना अच्छा लगेगा। चिली होगा, मतलब उसको ठंडी बर्दाश्त वो नहीं कर पाता है। दूसरी चीज, डिजायर फॉर एग, वो अंडा खाना उसको बहुत अच्छा लगता है। स्वेटिंग, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में उसका स्वेटिंग ज्यादा होगा, नेक के ऊपर, यानी कि हेड, नेक के ऊपर का पोर्शन में उसकी स्वेटिंग ज्यादा होगी। तो ये पहचान हमको मिल जाती है कि ये कलकरिया कार्ब का पेशेंट है। फेयर, फैटी एंड फ्लैबी भी होना है, मोटा, थुलथुला, ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो ये अगर सिम्टम्स अगर पूरा मिल जाता है, कलकरिया कार्ब हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। तो कलकरिया कार्ब 200 के आप 3 से 5 दिन सुबह शाम 4 बूंद 1/4 कप पानी में लेंगे, देन आफ्टर उसको दिन में 1 बार लेंगे 2 से 3 दिन, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम काफी हद तक आपकी कंप्लीटली क्योर हो गई है। नेक्स्ट आते हैं हम रूटा जी। रूटा जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन है। और ये कब इस्तेमाल करते हैं? खास तौर से जैसे मान लेते हैं हम स्टेयर्स में चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ियों पर हम चढ़ रहे होते हैं, या नीचे उतर रहे होते हैं, या पैर को हम फोल्ड कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में भी रूटा जी दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है। तो उसमें जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, जब हम स्टेयर्स में चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, या हम फोल्ड कर रहे होते हैं, या एक्सटेंड कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में रूटा जी बहुत अच्छा काम करती है। 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार लेंगे कुछ दिनों तक, फिर इसके बाद में दिन में 1 बार कर देंगे। जैसे जैसे आराम मिलती जाएगी, कुछ डोजेज लेके हम उसको बंद कर देंगे। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन है, तो उसका हम जिक्र ना करके एक आध मेडिसिन, जैसे एक मेडोरनम मेडिसिन होती है। मेडोरनम के केस में बहुत ज़्यादा इसमें पेन होता है, खास तौर से वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। एक डॉक्टर आदिल सिमताना वाला, वहाँ भी उन्होंने एक मेडिसिन का इन्वेंशन किया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड, वो नोसोड ग्रुप की है। मेडोरनम भी नोसोड ग्रुप की है। तो जितनी नोसोड ग्रुप की मेडिसिन रहती हैं उसको हमें बहुत ही कम से कम लेना चाहिए। और एक मेडिसिन एपिस मिलिफिका भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। जब भी कभी ये साइनोवियल फ्लूइड वगैरह जब ये डिस्टरबेंस होता है, कार्टिलेज जब ये घिस जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी इन्फ्लामेशन डेवलप होता है
उस कंडीशन में भी एपिस मेलिफिका तो को हमें 30 से हमें स्टार्ट करना चाहिए, उसका बहुत इफेक्टिव है। और एसबीएल कंपनी की एक होम्योकैल करके एक मेडिसिन आती है, तो उसको 4 टैबलेट दिन में 2 बार लेंगे, देखेंगे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो 4 सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन बताई थी, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन इसके अंदर में है, लेकिन जैसा सिम्टम्स मिलेगा मेडिसिन वैसे ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये 4 मेडिसिन बताएंगे तो चारों मेडिसिन आप इसमें स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो जो जिस मेडिसिन के आपके सिम्टम्स ज़्यादा मिलेंगे वही आपको मेडिसिन लेनी है। हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर कहूँगा कि इसके लिए आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर से आप एक बार जरूर एडवाइस लें, फिर जब वो डॉक्टर जो मेडिसिन एडवाइस करेगा वो मेडिसिन लीजिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालना बहुत जरूरी होती है, जो ओवरऑल साइन और सिम्टम्स लेके निकालते हैं। इसके साथ साथ ये मेडिसिन के साथ साथ में आपको अपना डाइट भी प्रॉपर थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद में थोड़ी इसके लिए हल्की फुल्की कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए। इसके लिए फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो हमें फिजियोथेरेपी का भी थोड़ा हेल्प लेना चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये मेडिसिनल सपोर्ट भी लेंगे। आप देखेंगे अगर ये स्टार्टिंग में अगर है तो ये 100% क्योर हो जाता है, लेकिन अगर ये क्रोनिक स्टेज में चला गया है तो हम काफ़ी हद तक इन्फ्लामेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो डेली की लाइफ है वो ठीक तरीके से चलती रहेगी। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक गाउट का या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लेंगे। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स दोस्तों लिखना मत भूलिएगा, और शेयर दोस्तों जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को ये प्रॉब्लम होगी तो उसको बहुत बड़ी एक हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।